आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। खबरें लगातार हम आपको इंडिया टीवी पर दिखाते हैं। अब खबर से आगे। कल से लगातार बारिश हो रही है पूरे दिल्ली और एनसीआर में, और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा ये शहर यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये सब कुछ पानी पानी हो चुका है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? क्यों ऐसा है कि आज हमारे महानगर डूबते चले जा रहे हैं बारिश के पानी मात्र से? क्या इतनी बारिश हो रही है कि बारिश का पानी बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, या दरअसल आज स्थिति यह है कि राज्य सरकारों ने अपना काम किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आज जनता को इतनी असुविधा झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां डूब जा रही हैं। अंडरपास ऐसा लगता है जैसे कि स्विमिंग पूल से भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। चाहे आप दिल्ली की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, जयपुर की बात करें, पटना की बात करें, देश के तमाम अलग अलग शहरों की स्थिति यही बनी हुई है। चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, पहले यह जरा देखिए। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, गरजते बादल और आसमान से बरसती बारिश ने देश के महानगरों का क्या हाल कर दिया है, ये आपके सामने है। शहर के शहर टापू बन गए हैं। मकान, दुकान, सड़क, अंडरपास, सब पर पानी का कब्जा है। बारिश और सैलाब का अटैक देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर पर हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कल से ही बारिश का दौर जारी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें आई। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। अंडरपास पानी से लबालब भरे हैं, और उसका साइड इफेक्ट यह है कि लंबे लंबे जाम लग गए हैं। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के बाद बोट भी चलने लगी। दिल्ली के पॉश इलाकों से लेकर पुरानी दिल्ली के इलाकों में इस वक्त पानी भरा है। महरौली बदरपुर रोड पर पुल प्रहलादपुर अंडरपास में पानी भर गया है और उसमें एक बस फंस गई है। वहीं अंबेडकर नगर में सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के बाद पानी भरने से आईटीओ और मोती बाग समेत कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के हालात हैं। बारिश के प्रचंड प्रहार की मार सिर्फ दिल्ली एनसीआर पर ही नहीं पड़ी है, बिहार की राजधानी पटना का भी बुरा हाल है। पिंक सिटी जयपुर में बारिश ने कुछ ऐसा हाल कर दिया कि सड़क पर पानी की धार और रफ्तार ऐसी है जैसे दरिया हो। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह दौर अगले 5-6 दिन तक जारी रहने वाला है। अभी ये हाल है, अगले 5-6 दिन आसमान से ऐसी आफत बरसती रही तो शहर की शक्ल सूरत कैसी होगी, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, एनसीआर का ये हाल है, जयपुर और पटना का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि आज क्या स्थिति बनती चली जा रही है। पहाड़ों से भूस्खलन की तस्वीरें आकर लोगों को डरा रही हैं। लेकिन आइए अब आपको ले चलते हैं हम दक्षिण भारत में। ऐसा लगता है हमें उत्तर भारत में बैठे हुए कि दक्षिण भारत में सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। बाढ़ का कहर दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में जितने प्रचंड तरीके से दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि शायद पूरा हिंदुस्तान लबालब पानी से भरा। पहाड़ों में पानी ने मचाया हाहाकार। कहीं बाइक सवार कर रहे सैलाब से संग्राम, तो कहीं कारों को लील गया बारिश का पानी। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण, बारिश और बाढ़ देश के कोने कोने में कोहराम मचाए हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है और बारिश का पानी निचले इलाकों में अब घरों में घुस रहा है। पहाड़ों से उतरा पानी किस रफ्तार से बह रहा है, उसका अंदाजा आपको लहरों की आवाज से ही लग जाएगा। आराम से, ज्यादा जोश में, आराम से। देश के उत्तर में पहाड़ों पर आफत बरस रही है तो नदियों में बढ़े पानी से दक्षिण में भी शामत आई हुई है। शहरों में सैलाब उतर आया है। गुजरात में भी हाल कुछ ऐसा ही है। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। आंध्र प्रदेश में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। गोदावरी नदी अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। नदी में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लो लाइन इलाकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
पुडुचेरी की इन तस्वीरों को देखिए। गोदावरी के पानी ने पूरे शहर को ले लिया है। सड़क पर अब गाड़ियों की जगह बोट चल रही हैं। लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने के लिए भी बोट से निकल रहे हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में बारिश के आफ्टर इफेक्ट ने 3 लोगों की जान ले ली। भारी बारिश की वजह से एक छत कमजोर पड़ के ढह गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में कई लोग मौजूद थे। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक का बेलगावी शहर कई दिनों से सैलाब का सितम झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का क्या हाल हुआ है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग ट्रैक्टरों पर अपना सामान भर भर कर सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई है कि कहीं ये बाढ़ उनके घरों को साथ न बहा। पूरे देश का कमोबेश यही हाल है, चाहे आप पूर्व या पश्चिम की बात करें, उत्तर या दक्षिण की बात करें, हर तरफ यही स्थिति है और देश के महानगर और बड़े शहर बदहाल हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि जब पूरा हिंदुस्तान आज अपनी आर्थिक तरक्की के लिए महानगरों की तरफ देख रहा है, तो क्या वजह है कि हमारे महानगर, हमारे बड़े शहर बारिश के आगे घुटने टेक रहे हैं? दरअसल शहरों के ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल प्रभावी नहीं है। पानी कैसे बाहर निकल सकता है, इसके लिए कोई इंतजाम न के बराबर है। नालों और मैनहोल की सफाई न होने की वजह से बहुत बुरी स्थिति है। खास करके अगर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, राज्य सरकारों की फोरसाइट और प्लानिंग की बात करें, तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जो टाउन प्लानिंग की स्थिति है, यानी कि शहरों को निर्माण से पहले उनकी जो प्लानिंग की स्थिति होनी चाहिए, वो बिल्कुल लचर है या ना के बराबर है। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी प्राकृतिक साधन या रास्ते थे जिनके जरिए नदी या नालों तक पानी पहुंच सकता था, उनके ऊपर तो मकान बना दिए गए। गैर कानूनी तरीके से जो कुछ हो रहा है हमारे देश में, उसने शहरों को पूरे तरीके से बदहाल कर दिया है। इसी की वजह से आज हमारे शहर चारों तरफ से एक टापू बन चुके हैं और टापू पानी से लबालब भरा हुआ है। अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे देश में हर साल तकरीबन 525 अरब रुपए से अधिक का नुकसान सिर्फ बाढ़ की वजह से होता है और बारिश के महीने में। इसमें से लगभग 60% से ज्यादा नुकसान नदियों की बाढ़ की वजह से होता है और 40% नुकसान बारिश और तूफान की वजह से होता है। अभी आपके लिए समझना आवश्यक है कि हिंदुस्तान की वो कौन 10 बड़ी नदियां हैं जो हर साल बाढ़ का तांडव खेलती हैं और जिनकी वजह से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हम हिंदुस्तानी झेलते हैं। बाढ़ की वजह से अरबों रुपए की तबाही की वजह देश की 10 नदियां हैं जो हर साल मानसून के मौसम में बाढ़ लाती हैं। पहली ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलकर 2906 किलोमीटर का सफर तय करती है। चीन में 1625 किलोमीटर की दूरी तय करके नामचा बारवा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए भारत में 918 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस साल भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी का उफनता पानी बाढ़ बनकर कहर बरपा है, तो बिहार में कोसी, गंडक और बागमती नदियों ने मैदानी इलाकों को दरिया में बदल दिया है। इसमें कोसी नदी का रोल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल में बहती हुई बिहार में भीमनगर के रास्ते दाखिल होती है। नेपाल से भारत में दाखिल होने वाली नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी भी मानसून के दिनों में पानी के साथ साथ बर्बादी भी लाती है। गंडक नदी नेपाल में काली और त्रिशूल नदियों के संगम से बनी है जो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। गंडक नदी 765 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते से गुजरकर पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के बाहर भी ऐसी तमाम नदियां हैं जो बाढ़ की वजह बनती हैं। गोमती उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के मधोकांटा इलाके से निकलकर करीब 900 किलोमीटर के बहाव के बाद वाराणसी के नजदीक गंगा में मिल जाती है। गोमती के चलते लखनऊ से सटे यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात होते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी चलकर अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा का उफनता पानी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में हर साल तबाही का कारण बनता है।
दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचकर हुगली नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के करीब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, लेकिन बाढ़ लाने में ये नदी भी पीछे नहीं है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी, जो कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, कावेरी नदी में उफान आने पर कोडगु, मैसूर, मंड्या जैसे दक्षिण भारत के जिलों में बाढ़ आती है। मॉनसून में ये नदियां बाढ़ के साथ साथ लोगों के लिए मुसीबत भी अपने साथ लाती हैं। उत्तर भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी का पानी अभी तो स्थिर है, लेकिन कई जगह बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। लगातार बारिश से गंगा भी विकराल बनी हुई है, इसलिए उत्तराखंड से लेकर यूपी और बिहार में अलर्ट है। तो आप पूछेंगे, इससे बचने का रास्ता क्या है? मोदी सरकार ने बाढ़ से बचने के लिए नदियों को जोड़ने के एक बहुत ही वृहत प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जो देश को बाढ़ और सूखे से बचाने का एक स्थायी समाधान के तौर पर है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा की इस परियोजना के तहत भारत की बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। इसके तहत तमाम नहर, पुल और बांध बनाए जाएंगे, जिससे बाढ़ से छुटकारा तो मिलेगा ही, लेकिन सिंचाई और बिजली का बोनस भी मिलेगा। यानी बचाव का रास्ता जरूर है, लेकिन अभी इस पर अमली जामा पहनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी की खबर है। आतंकवादियों को मिलती है हर महीने तनख्वाह। जी हां, आतंकवादियों को भी तनख्वाह मिलती है। यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहित और प्रचारित करता रहता है, आतंक फैलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आतंकवादियों को इस काम के लिए हर महीने तनख्वाह मिलती है? आज हम आपको पाकिस्तान से आतंकवादियों की एक एक्सक्लूसिव रेट लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आखिर क्या स्थिति है, जरा ग्राफिक पर समझिए। जो प्रीमियम कैटेगरी के फिदाइन हमले होते हैं, उन आतंकवादियों की जान की कीमत रखी गई है 5 लाख रुपए। यानी कि जान देकर जन्नत की ख्वाहिश रखने वाले आतंकवादियों की कीमत है 5 लाख रुपए। यह सुनने में आपको जरा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में आतंक की इंडस्ट्री चलाए रखने के लिए बाकायदा एक पूरा इकोसिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम है, और इसमें सामान्य आतंकवादी को हर महीने मिलता है 12,000 रुपए। एक आतंकवादी अगर वो शादीशुदा है तो उसको 18,000 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है, और अगर उसने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बाकायदा जो उस दौरान होता है, उस आदमी को जो ट्रेनिंग इनिशिएशन किया जाता है, उसमें 3 से 5,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आतंकवादी भारत में घुसपैठ का काम कर बैठता है तो उसे 20,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। इसके अलावा घुसपैठ के बाद आतंकवादियों का इरादा अगर भारत में हमला करने का होता है और उसके बाद उनकी जान जा सकती है, तो ऐसे में इन फिदाइन आतंकवादियों को 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, क्योंकि यह दरअसल जन्नत के रास्ते का एक सबसे बड़ा एक तरह से इनाम है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की इस रेट लिस्ट में किस तरह के आकर्षक ऑफर हैं, यह जानने के लिए जरा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान को अगर हम आतंकिस्तान कहते हैं तो इसमें कहां गलत है। कहने को तो पाकिस्तान में भयंकर गरीबी है, पूरे देश में मंदी है, खाने के लाले हैं, लेकिन भारत में आतंक फैलाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान ने आतंकियों की पूरी रेट लिस्ट भी तैयार कर ली है, यानी जिसका जैसा काम उसका वैसा ही दाम। 12,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के आकर्षक ऑफर देकर आईएसआई पाकिस्तानी युवाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी तैयार करने के लिए आईएसआई ने 2 खास मदरसे और जेलों को टारगेट किया है। इसके लिए पाकिस्तानी मदरसों में युवाओं से भारत के खिलाफ जहरीली बातें की जाती हैं। इसके अलावा मौलानाओं के ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं जिसमें मजहब के नाम पर आतंक फैलाने के लिए उकसाया जाता है। इन सारी बातों को देखने के बाद मदरसों से जो लड़के टेरर कैंप में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी तनख्वाह भी वही तय हो जाती है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि कम उम्र के लड़कों को, यानी जिनकी उम्र 20 साल से कम है, उनको 12,000 रुपए हर महीने, और बड़ी उम्र वाले लड़कों को जो शादीशुदा या जिनके बच्चे भी हैं, उनको करीब 18,000 से 20,000 रुपए तय किए जाते हैं। अगर आतंकी फिदाइन हमला करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसके लिए 20 से 30,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं।
तो आपने देखा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की कैसे पूरी रेट लिस्ट तैयार है। एक तरफ तो आतंकवादियों को पैसे देकर हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ हुर्रियत को एक बार नई दिशा देने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। सैयद अली शाह गिलानी के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद अब अलगाववादी नेता की तलाश शुरू कर दी है पाकिस्तान के आईएसआई ने। इसके लिए कुछ खास प्रावधान रखे गए हैं। मसलन क्राइटेरिया यह तय किया गया है आईएसआई के द्वारा कि जो भी नेता चुना जाएगा, जो अलगाववाद का चेहरा बनेगा, वो या तो लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के आतंकी में से एक हो सकता है। वो एक नया चेहरा होना चाहिए और लोकल चेहरा होना चाहिए। धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से कश्मीर में अलगाववाद और अलगाववादी नेताओं के इरादे पूरे तरीके से ठंडे पड़ गए हैं। फंडिंग न के बराबर है। सैयद अली शाह गिलानी के अलावा दूसरे अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का मिशन भी अब फेल हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार यह कोशिश कर रहा है कि अब युवा चेहरे को सामने रखा जाए ताकि वो आतंकवाद को प्रोत्साहित करे। जरा सोचिए, पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति या यूं कहीं की रणनीति सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने तक सीमित है। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कर रहा? जी नहीं, चीन भी कुछ ऐसी ही साजिशें कर रहा है। इसका पर्दाफाश करेंगे। भारत पर दबाव बनाने के लिए अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है तो दूसरी तरफ चीन नेपाल के जरिए भारत में अशांति का माहौल तैयार कर रहा है। भारत के लिए लड़ाई दो फ्रंट पर खोलने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि चीन ने लिपुलेख के पास अपनी सेना तैनात कर दी है। अब चीन नेपाल को भी दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी में है। सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि लिपुलेख है कहां। भारत, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर मौजूद है लिपुलेख। उत्तराखंड की काला पानी घाटी के पास मौजूद है। चीन ने यहां पर 150 लाइट कार्बोनाइड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती कर दी है। इस ब्रिगेड को तिब्बत से चीन के लिपुलेख ट्राई जंक्शन की तरफ तैनात किया गया है। यहां 1 से 2000 चीनी सैनिक को तैनात किया जा सकता है, ऐसी बताई जा रही है खबर। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख में भारत के सड़क निर्माण के बाद भारत और नेपाल के बीच तनाव पैदा हो गया था। यह सड़क कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन नेपाल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोक दिया। अब चीन नेपाल के कंधे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नेपाल ये भूल रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने ही नेपाल की मदद की है। चीन कभी भी नेपाल की मदद के लिए सामने नहीं आया। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई टीम मुंबई पहुंच चुकी है। इसकी पूरी डिटेल्स इस छोटे से ब्रेक के बाद।